हेलो एवरीवन। आज है आपकी एमसीक्यू जीएसटी की क्लास का लास्ट केस स्टडी, लास्ट केस सिनेरियो आज हम करने जा रहे हैं। देखो, एक्चुअल में ये केस सिनेरियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो हम नहीं कह सकते, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हम नहीं कहेंगे बिकॉज प्रीवियस एमसीक्यूज का ही इसमें कंसेप्ट का यूज किया गया है, बट ये थोड़ा स्पेसिफिक आपको जरूर दिखेगा। आइए दिखाते हैं कैसे। ये इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड एमसीक्यू बनाया गया है। मेसर्स केबीसी इंश्योरेंस लिमिटेड इज एन इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइडिंग लाइफ एंड नॉन लाइफ प्रोडक्ट्स अक्रॉस इंडिया। एक छोटी सी बात है, आउट ऑफ द बॉक्स जाके बताते हैं, आपके एग्जाम के लिए नहीं लेकिन नॉलेज के लिए जरूरी है। सर ये क्या इसने बोला लाइफ और नॉन लाइफ, सर इसका क्या मतलब है? देखो, लाइफ इंश्योरेंस बोले तो जो आपकी LIC होती है कि आपके जीवन का बीमा, जिसको क्या कहते हैं सर, जीवन बीमा योजना, आपने पढ़ा होगा। बट नॉन लाइफ में जैसे कि आप जानते हैं कि गोदाम में रहे स्टॉक का इंश्योरेंस किया जाता है। गुड्स जो ट्रांसपोर्ट से जा रहे होते हैं, उस ट्रांसपोर्ट में जो व्हीकल होता है इसका इंश्योरेंस किया जाता है। ठीक ठीक है सर। तो इन सब इंश्योरेंस को क्या कहते हैं सर? इन सबको मिसलेनियस इंश्योरेंस कहते हैं, जो कि जीवन बीमा या लाइफ इंश्योरेंस के अंदर नहीं आएगा। इसको नॉन लाइफ इंश्योरेंस भी कह सकते हैं। आप अपने ग्रुप 2 के अंदर अलग पढ़ेंगे सर, मरीन इंश्योरेंस भी होता है कि पानी अगर आ जाएगा तो चीजें खराब हो गई तो उसका इंश्योरेंस, या सर आग लग गई तो खराब हो गया तो उसका इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस होता है। तो सर ये इस तरीके से अलग अलग इंश्योरेंस होते हैं जिसको ब्रॉडली लाइफ इंश्योरेंस और नॉन लाइफ इंश्योरेंस में क्लासिफाई किया जा सकता है। इज इट क्लियर? यस सर। आइए क्वेश्चन को देखते हैं सर। यहाँ पे बोल दिया गया कि नॉन लाइफ प्रोडक्ट्स का भी काम कर रहे हैं। ओके। उसके बाद द कंपनी इज कैरिंग ऑन इट्स बिजनेस फॉर द पास्ट 3 years विथ अप्रूवल ऑफ IRDA। कोई नई बात नहीं लिखी, IRDA के अप्रूवल के बिना कोई भी इंश्योरेंस कंपनी काम नहीं कर सकती है। मेसर्स केबीसी इंश्योरेंस लिमिटेड सिक्योर द बिजनेस थ्रू वेरियस इंश्योरेंस एजेंट स्प्रेड अक्रॉस इंडिया। सर याद आ गया। इंश्योरेंस एजेंट, इंश्योरेंस एजेंट की सर्विस कौन ले रहा है? सर्विस कौन ले रहा है? सर्विस कौन ले रहा है? बोलो 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 बोलो, प्लीज प्लीज बोलो बोलो बोलो, एक बार लिखने की कोशिश करो। इंश्योरेंस कंपनी ले रही है। कंपनी किसकी सर्विस ले रही है? एजेंट्स की। लेकिन इसका टैक्स RCM में किसको देना पड़ता है? कंपनी को खुद को देना पड़ता है। भले ही ये इंश्योरेंस एजेंट खुद भी कोई कंपनी हो, इससे मतलब इससे मतलब नहीं है। ठीक ठीक है सर जी। Those agent includes individual firm, LLP and private limited company also. However, all of them are licensed under Insurance Act. तो एजेंट्स को भी इंश्योरेंस एक्ट के अंदर लाइसेंस तो लेना ही पड़ता है। तो बात खत्म हो गई। सर जो कंपनी है, ये जो आरसी जो कंपनी है, ये इंश्योरेंस कंपनी जो इंश्योरेंस एजेंट की सर्विसेज ले रही है, तो सर सर्विस कौन ले रहा है? सर्विस ले रही है सर कंपनी। सर्विस कौन ले रहा है सर? सर्विस ये कंपनी ले रही है। इसको RCM में टैक्स पे करना पड़ेगा। आपके लिए सबसे बड़ी यहाँ पे लाइन डाल देते हैं कि इंडिविजुअल है, फर्म है, LLP है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो आपको कंफ्यूजन होगी। यहाँ पे लिख लीजिए, कंफ्यूजन नहीं होनी है। इंश्योरेंस एजेंट है, बात खत्म। ऑलवेज RCM। सर डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स में था कि अगर इंडिविजुअल है तो RCM लगेगा, बाकी के केस में RCM नहीं लग रहा था भाई। लेकिन इंश्योरेंस एजेंट के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग एजेंट जो बैंक्स के थे, उनके केस में ऐसा हुआ करता था। इज इट क्लियर? क्लियर है? सोच लो। हाँ सर क्लियर हो गया है। आइए अब आगे देखते हैं जरा। द कंपनी अवेल्ड सर्विस ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स फॉर इट्स एम्प्लॉयज इन पैन इंडिया थ्रू आर आर ट्रेवल प्राइवेट लिमिटेड। सर ये देखो, बिजनेस, अच्छा छोड़ो अभी रुक जाओ। RR ट्रेवल प्राइवेट लिमिटेड वेयर कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड इन द कंसिडरेशन चार्ज। अगर कॉस्ट ऑफ फ्यूल ये एक प्राइमरी कंडीशन थी। अगर आप लोग के पास प्रिंट आउट है तो प्लीज इस चीज को इस तरीके से मेंशन कर दीजिएगा कि कॉस्ट ऑफ फ्यूल अगर इंक्लूड है कंसिडरेशन में, तो ये जो रेंटिंग है, ये रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल में आ गया। इसकी स्पेशल कंडीशन के अंदर द सर्विस प्रोवाइडर चार्ज 5% GST एंड इन्फॉर्म द कंपनी दैट it is claiming ITC only in respect of the same line of business. RR प्राइवेट लिमिटेड है। अब देखो यहाँ पे एक छोटी सी बात बताने जा रहे हैं हम आपको। जब हम रेंटिंग जब हम रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल के बारे में बात करते हैं, तो सर यहाँ पे 5% वाला रेट अगर किसी ने लिया है, मैं पूरा कंसेप्ट यहाँ पे नहीं दे रहा क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर कोई है जिसने, जैसे मान लीजिए ये गाड़ी वाला है, इसने 5% वाला रेट लिया है, तो ये क्या हो गया सर? ये कंपोजिट रेट लिया है। लाइक
कंपोजिट रेट लिया है इसको कहा जाएगा, ठीक, कंपोजिट रेट लिया है तो इस ये एलिजिबल अभी भी आईटीसी के लिए। ऐसा नहीं है कि आप कंपोजिशन इसकी मत समझिएगा कि किसी भी आईटीसी के लिए एलिजिबल नहीं होता, ये एलिजिबल होगा उस आईटीसी के लिए जो इसने सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस के लिए लिया हो, सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस के लिए लिया हो। मतलब यहाँ पे आपकी कंपनी है, इस कंपनी को मान लो चाहिए थे 50, इलेक्शन का टाइम था, सीधी बात है इलेक्शन का टाइम था, इस कंपनी को चाहिए 50 फॉर्च्यूनर्स, ठीक है। आप ये जो एक कंपनी थी रेंटिंग एंड मोटर व्हीकल वाली, इसके पास केवल 30 फॉर्च्यूनर थी, इसने सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस में किसी से 20 और फॉर्च्यूनर्स ले ली। तो ये जो 20 फॉर्च्यूनर्स इसने ली है ना, इस पे जो जीएसटी बनेगा उसका आईटीसी एलिजिबल है और किसी का नहीं। सिमिलर सर्विस का जो इसने इनपुट मिली और सामने आउटपुट में दे दी, सिमिलर सर्विस का ही आईटीसी लेती है। तो इस केस में अगर ऐसा कोई है जो 5% का जीएसटी रेट चार्ज करता है रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल में और केवल सिमिलर नेचर ऑफ सप्लाई का, सिमिलर नेचर ऑफ सर्विस का ही आईटीसी क्लेम करता है, तो सर अगर वो किसी बॉडी कॉर्पोरेट को, जैसे कि हमारी इंश्योरेंस कंपनी क्या है बॉडी कॉर्पोरेट, अगर वो किसी बॉडी कॉर्पोरेट को रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सर्विस देता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, आरसीएम लगता है एट द रेट 5%। अभी रुक जाना, अभी अभी पूरी बात नहीं हुई है। लेकिन अगर ये रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल दे रहा है वो खुद ही एक बॉडी कॉर्पोरेट है तो ये आरसीएम का प्रोविजन नहीं लगता है। मतलब यहाँ पे दो तरीके से अब बात आएगी। देखिए देखो अभी एक सेकेंड देखो, जनरल बात समझो कि अगर कोई रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल है अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, यहाँ पे देखो बाबू, अगर ये अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है और वो बॉडी कॉर्पोरेट को दे रहा है तब तो रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सर्विस दे रहा है तब तो आरसीएम 5% के रेट से लग जाएगा। अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट यहाँ पे लिखा है अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सर्विस किसी बॉडी कॉर्पोरेट को दे रहा है तो 5% के रेट से आरसीएम लग जाएगा। लेकिन 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 अगर ये इटसेल्फ एक बॉडी कॉर्पोरेट है, ये खुद ही एक बॉडी कॉर्पोरेट है और रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सर्विस, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सर्विस एक बॉडी कॉर्पोरेट को दे रहा है तो यहाँ पे नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म के तहत 5% कौन देगा, सप्लायर ही देगा। यहाँ पे आरसीएम की बात नहीं की जाएगी, सप्लायर खुद देगा, यहाँ आरसीएम की बात नहीं होती है। इन शॉर्ट रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल वाले केस में अगर सर्विस प्रोवाइडर बॉडी कॉर्पोरेट है और वो सर्विस किसी दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट को दे रहा है, खुद बॉडी कॉर्पोरेट दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट को दे रहा है तो आरसीएम नहीं लगता है, याद रखिएगा। ठीक ठीक है सर जी, ये बहुत बड़ा प्रोविजन है बट हम यहाँ पे पूरा आपको नहीं डिटेल कर रहे हैं बिकॉज कहीं ना कहीं आपने बहुत सी चीजें पढ़ ली हैं अब तक, ये हमारा लास्ट केस है। ठीक है सर, तो मिसर्स यहाँ पे ये जो कंपनी को है ना ये बता दिया कि भाई 5% वाला है, तुम 5% वाले हो कोई मतलब नहीं पड़ता। आरआर ट्रेवल प्राइवेट लिमिटेड आप खुद जीएसटी का पेमेंट करके चलोगे नॉर्मल चार्ज या फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के तहत, यहाँ पे आरसीएम की बात नहीं होगी। ठीक, यस सर। केबीसी इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ द इंश्योरेंस बिजनेस फॉर द मंथ ऑफ मे के लिए उसने कुछ इंश्योरेंस बिजनेस की डिटेल्स बताई हैं। चलो सर ये बिजनेस की डिटेल्स है यहाँ तक देख लेते हैं। प्रीमियम रिसीव्ड ऑन प्रधानमंत्री जन धन योजना, देखो अब यहाँ पे हम ये देखेंगे ना सर, ये जो इंश्योरेंस कंपनी थी इस इंश्योरेंस कंपनी के भी कुछ बिजनेस एग्जाम्प्ट होंगे, अब हम उसमें क्या एग्जामेशन है उसको देख रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनी की नेचर ऑफ रिसिप्ट आई है, प्रीमियम रिसीव्ड हुआ है प्रधानमंत्री जन धन योजना। आपको पता होगा प्रधानमंत्री जन धन योजना के ऊपर 12 रुपए ईयरली एक प्रीमियम जाता है जिसके तहत इंश्योरेंस किया जाता है। उस ईयरली प्रीमियम पे जीएसटी की बात नहीं की जाती, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगता। मतलब सर ये 5 लाख रुपए क्या हो गए सर मेरे, सर ये 5 लाख रुपए पे कोई जीएसटी नहीं जाएगा, एग्जेम्प्ट हो गया है। क्लियर बाबू, ये थोड़ा स्पेसिफिक है, आपको ये चीजें लर्न करनी पड़ेंगी क्योंकि ये लॉ की लैंग्वेज है, इंटरप्रिटेशन नहीं है। इट्स नॉट अ, ये इंटरप्रिटेशन बेस्ड क्वेश्चन ही नहीं है, इंटरप्रिटेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, ये फैक्ट, लॉ के फैक्ट बेस, लॉ के बेस, बेयर एक्ट बेस, बेयर एक्ट बेस्ड क्वेश्चन है तो यहाँ पे आपको थोड़ा लर्न करना पड़ेगा, इंटरप्रिटेशन नहीं है। यहाँ पे लॉ में लिख दिया गया भाई इस वाले प्रीमियम पे जीएसटी नहीं लगेगा तो मतलब नहीं लगेगा। और बहुत लंबी लिस्ट है, हम कह रहे हैं आप बस इतना ही याद कर लीजिएगा जो यहाँ पे बताई जा रही है। प्रीमियम रिसीव्ड ऑन अटल आम आदमी बीमा योजना, इसके ऊपर भी जीएसटी की बात नहीं की जाती है, ये भी हो गया एग्जाम्प्ट आपका। ठीक ठीक है सर जी। इसके बाद प्रीमियम रिसीव्ड ऑन लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट हैविंग अ सम एश्योर्ड ऑफ 2.5 लाख, एक्सप्रेसली इसको कहीं पे भी एग्जाम्पशन नहीं दी गई है। अगर कहीं एग्जाम्पशन नहीं दी गई मतलब सर ये क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, जीएसटी लगेगा।
प्रीमियम रिसीव्ड ऑन री इंश्योरेंस ऑफ ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन। सर इस चीज को भी आपको थोड़ा लर्न करना पड़ेगा। यहाँ पे एग्जामेशन दी गई है ग्रुप इंश्योरेंस में, इसको भी एग्जामेशन थी। जहाँ पे आपने पढ़ा होगा सीआरपीएफ या पुलिस वाली जो भी आर्मी वगैरह का जो ग्रुप इंश्योरेंस था, वहां पे सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स के भी ग्रुप री इंश्योरेंस ऑफ ग्रुप पर्सन एक्सीडेंट, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी याद रखना, री इंश्योरेंस ऑफ ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अगर वुमेन्स के लिए अगर कोई प्रीमियम है वो भी एग्जामेशन में दिया गया है। तो बेटा यहाँ पे ना इसको कुछ रटवाया ही नहीं जा सकता, आपको खुद ही रटना पड़ेगा क्योंकि ये फैक्ट बेस है। मैंने आपको बताया यहाँ पे इंटरप्रिटेशन कहीं से भी नहीं निकल के आने वाली है कोई भी। और अगर आपको ये चीजें याद नहीं थी जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि जनरली इतनी बड़ी लिस्ट है कि इग्नोर होती है, बट अब आप इन पॉइंट्स को याद कर लीजिएगा। ओके सर। प्रीमियम रिसिव्ड ऑन फायर एंड स्पेशल पेरिल्स पॉलिसी ऑफ वेरियस बिजनेस यूनिट, मैंने बोला ना फायर या अदर इंश्योरेंस, तो सर ये भी कहीं पे भी टैक्सेबल, सॉरी एग्जेम्पशन नहीं दी गई, इसका मतलब सर ये भी टैक्सेबल हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद आपसे बोलते हैं प्रीमियम रिसीव्ड ऑन मनी बैक पॉलिसीज इशूड। मनी बैक पॉलिसी इशूड मतलब 5 लाख रुपए का आप पर मंथ पर एनम आप प्रीमियम भरते हैं, बाद में आता है एंड ऑल दैट, तो उसके साथ कुछ पैसा आपके रिस्क के लिए जाता है, कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए जाता है, इस तरीके की पॉलिसीज होती हैं। तो उसके तहत अगर कुछ पैसा आता है तो इसको भी स्पेसिफिक कहीं एग्जेम्पशन नहीं दी गई है, कहीं पे भी इसको स्पेसिफिक एग्जेम्पशन नहीं की है, तो सर ये क्या हो जाएगा, आपका टैक्सेबल हो जाएगा। तो एग्जेम्प्ट आपका क्या क्या हो रहा है सर, ये 5 लाख रुपए, ये 3 लाख रुपए और ये 1 लाख रुपए। आगे चलें सर, सर बिल्कुल आगे चलते हैं। देखो मेसर्स केबीसी इंश्योरेंस लिमिटेड रिसीव अ प्रपोजल फॉर पैंडेमिक इंश्योरेंस, कोई चलो यार यही वाला पैंडेमिक ही सीजन चल रहा है इस समय, फॉर आईपीएल मैचेस, आईपीएल मैचेस के लिए पैंडेमिक इंश्योरेंस लेना चाहते हैं कि भैया पैंडेमिक के कारण अगर आईपीएल खराब हो गया तो लॉस को रिकवरी कौन देगा, लॉस कौन फुलफिल करेगा, केबीसी इंश्योरेंस फ्रॉम द फ्रेंचाइजीज। ठीक, सम इश्योर्ड ऑफ द सेड इंश्योरेंस वाज 250 करोड़ विथ अ प्रीमियम ऑफ 50 लाख। सम इश्योर्ड मत देखो, सम इश्योर्ड मत देखिए, प्रीमियम कितना मिला 50 लाख रुपए, तो जो भी जीएसटी लगेगा इस पे मिले, इस 50 लाख पे लगेगा। ये 250 करोड़ आपको बहकाने के लिए दिया गया है, इस पे ध्यान नहीं देंगे। द कंपनी इशूड द सेट पॉलिसी ऑन 1st of July, इनवॉइस was issued on 5th of August, प्रीमियम was received on 14th of August। तो कोई मतलब की बात नहीं है, जिस डेट को आपने इनवॉइस इशू कर दिया, आपके सर्विस के लिए क्या होता है 30 दिन का टाइम मिलता है, सर्विस के लिए आपको इनवॉइस इशू करने का टाइम मिलता है 30 डेज का। तो 1 जुलाई को आपने पॉलिसी दी, इसके लिए अगर आपने 5th अगस्त को, सॉरी 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 सॉरी, द कंपनी इशूड, हाँ देखो ये ना, ये चीज यहाँ पे गड़बड़ हो गई, सर्विस के लिए तो 30 डेज है, बट सर बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के लिए, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी के लिए ये क्या हो जाता है 45 डेज के अंदर अगर हम इनवॉइस देते हैं तो डेट ऑफ इनवॉइस और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर को सर मेरा टीओएस टाइम ऑफ सप्लाई आ जाता है। तो ये 1 जुलाई से 45 डेज के अंदर अंदर तो हमने इनवॉइस दे दी है 5 अगस्त को, तो सर यहाँ पे मेरा टीओएस टाइम ऑफ सप्लाई क्या आएगा, बोलो बोलो बोलो, 5th ऑफ अगस्त आएगा। क्या आएगा 5th ऑफ अगस्त, प्लीज एक बार फिर से बोलो 5th ऑफ अगस्त, जोर से बोलो, जय माता दी, 5th ऑफ अगस्त भी बोल दो एक बार, ठीक ठीक है सर जी। अब देखिए यहाँ बात करते हैं, इनवॉइस डेटेड 5th अगस्त इशूड बाय द कंपनी कंटेंट इन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। एक सेकेंड, आप कहो तो ये आपको आंसर्स पढ़ा दूं क्या थोड़े से मैं, चलो पढ़ा देते हैं, आइए आइए आंसर पढ़ते हैं हम लोग। डिटरमाइन द सर्विस ऑन विच द कंपनी इज लाइबल टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। सर रिवर्स चार्ज कंपनी भरना चाहती है, अभी हमने कौन कौन सी सर्विस, तो सर यहाँ पे हमने आपको क्या बताया था, इंश्योरेंस एजेंट वाली सर्विस तो अभी तक हम देख चुके हैं, ठीक ठीक है। आगे कौन सी सर्विस आती है अभी तो हमें पता नहीं है, लेकिन आओ पढ़ते हैं। सर सर्विस अवेल्ड फ्रॉम इंश्योरेंस एजेंट, हाँ सर इस पे यस, इस पे तो आरसीएम जाएगा, ये तो श्योर है, रट चुका है हमको अब ये बात। ओके, सर्विस अवेल्ड फ्रॉम आर आर ट्रेवल प्राइवेट लिमिटेड, नो नो सर नो, क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट ने बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विस दी है, अगर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट देता है तो आरसीएम आता है, बॉडी कॉर्पोरेट टू बॉडी कॉर्पोरेट अगर देता है तो आरसीएम नहीं आता है, तो यहाँ पे आरसीएम की बात नहीं की जाएगी। नन ऑफ द एबव भी गलत है, बोथ भी नहीं होगा, मतलब सर आंसर मेरा यहाँ पे ए आ जाएगा। सर सर्विस अवेल्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस एजेंट आ गया है। यूट्यूब चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक ठीक है सर जी। 15.2 को देखते हैं, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई प्रोवाइडेड बाय मेसर्स केबीसी इंश्योरेंस लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ मे। देखो देखो सर स्पेसिफिक मई के लिए इन्होंने यहाँ बताया था, देखो यहाँ पे मई महीने के लिए दिख रहा है क्या आपको, हाँ सर मई के लिए बताया था,
और ये बाय डिफॉल्ट ही हमने आपको एग्जेम्प्ट बता दिया था। ये 5 लाख प्लस 3 लाख प्लस 1 लाख, तो आप देखें तो 5 3 8 प्लस 1 9 लाख, 9 लाख रुपीज आपकी एग्जेम्प्ट सप्लाई आएगी। सर ये 9 लाख रुपीज आपकी एग्जेम्प्ट सप्लाई आएगी फॉर द मंथ ऑफ मे। यहाँ पे 9 लाख आपका आंसर सही हो जाता है। सर अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई मेड बाय मेसर्स केबीसी इंश्योरेंस लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ मे। देखो आपका जो अभी तक हमने पढ़ा है ना, आपका एक पैरा दिया है, दो पैरा दिया है, तीन पैरा दिया है, तो शुरुआत के जो दो क्वेश्चंस हैं या तीन क्वेश्चन हैं वो इन्हीं दो पैरा के बीच से दे रहा है। तो आपको ना अगर जब आप दोबारा जाके एमसीक्यू का आंसर खोज रहे हैं तो आप फर्स्ट पैरा में ही देखिए पहले एमसीक्यू का, इसी सीक्वेंस में दिया है, आप अंतिम तक जाके सर्च मत करिएगा अगर वहां पे टाइम की लिमिटेशन है। बट ऐसा हो सकता है कि लास्ट पैरा में भी कुछ ऐसा हो जिसके फर्स्ट वाले एमसीक्यू पे आंसर पे इफेक्ट पड़ रहा हो, तो वहां पे थोड़ा कॉशियस हो जाइएगा। छोड़ो ये बात, अगर आपको समझ में आई तो अच्छी है, बिकॉज जिसने रेगुलर बेसिस पे क्लासेस की है वो कहीं ना कहीं पैटर्न समझ गया होगा आईसीआई ने कैसे क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक ठीक है सर। देखो जैसे भी हमने दो पैरा पढ़ा, दो क्वेश्चन लग गया, अब देखो ये वाला भी लगेगा। कंप्यूट द टैक्सेबल सप्लाई। सर टैक्सेबल सप्लाई क्या होगी, मे के लिए ही पूछ रहा है, तो सर जो सप्लाई हमारी एग्जेम्प्ट है उसको हटा दे, बाकी सारी टैक्सेबल है। मतलब 4 लाख प्लस 7 लाख, तो 7 4 11, 11 लाख प्लस 12 लाख। सर 11 लाख प्लस 12 लाख इज इक्वल टू 23 लाख की सर मेरी क्या आ जाएगी, टैक्सेबल सप्लाई। क्या आ जाएगी, 23 लाख की सर मेरी टैक्सेबल सप्लाई। देखिए आंसर में क्या दिया हुआ है, तो क्या 23 लाख, 23 लाख ऑप्शन तो है ना। हाँ सर ये देखिए यहाँ पे आ गया आपका आंसर, 23 लाख टैक्सेबल सप्लाई है। इसमें 6 क्वेश्चंस हैं। ओके सर, 23 लाख रुपीज की टैक्सेबल सप्लाई। इज इट क्लियर? यस सर क्लियर है। चलो अब यहाँ से पढ़ते हैं, फिर से आते हैं अपने क्वेश्चन पे, यहाँ से पढ़ते हैं सर। एक इनवॉइस थी जो 5 अगस्त को, ये वाली जो इनवॉइस इसने दी थी, इशूड बाय द कंपनी कंटेन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। उस इनवॉइस में लिखा है भैया, किसने, जिसने भी लिया है उसका सीरियल नंबर क्या है, इनवॉइस का डॉक्यूमेंट नंबर जिसको कहते हैं, नेम ऑफ द रेसिपिएंट क्या है, एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट क्या है, टैक्सेबल वैल्यू कितने रुपए का है, डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ इट्स इशू कब इशू हुआ है, और अमाउंट ऑफ टैक्स चार्ज, कितना अमाउंट टैक्स चार्ज किया गया ये लिखा हुआ। ठीक, मिसेस KBC Insurance Limited received the following supplies in the month of May and details of GST paid on such supplies are as follows. सर हाँ सर रिसीव, सर हाँ सर अगेन रिसीव मतलब सर यहाँ मेरे इनपुट की बात करेगा। सर इनपुट की बात कर रहे हैं तो हमसे आईटीसी बेस्ड जरूर क्वेश्चन पूछेगा। चलिए देखते हैं, जीएसटी पेड ऑन परचेज ऑफ कार फॉर यूज ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर 5 लाख। नहीं देंगे तो नहीं देंगे, हम तुमको क्रेडिट नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि सर मोटर व्हीकल में 30 और मोर की कैपेसिटी वाले पे मिल जाता है आपका क्या 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 जीएसटी का क्रेडिट। ठीक, क्रेडिट मिल जाता है आईटीसी मतलब 30 और मोर वाली पे मिल जाता है ये। या तो फिर सर आप सेम मोटर व्हीकल को सप्लाई करने वाले हो, या तो फिर सर आप उसको स्कूल में ट्रेनिंग पर्पस के लिए यूज करने वाले हो कि गाड़ी चलाना सिखाते हैं, या तो फिर सर आप हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल करते हो। इन्हीं 4 कंडीशंस पे आपको क्रेडिट मिलता है। तो ये कार सर 13 और मोर की तो कैपेसिटी वाली है ही नहीं, तो कोई मतलब की बात नहीं सर, आपको नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ एक बात याद रखना है, इन चारों को हटाते हैं। सर आपने एक ट्रक परचेज किया जिससे आप बिजनेस में यूज करना चाहते हैं, आप अपने खुद के फैक्ट्री से अपने डिपोज में माल भेजने के लिए यूज कर रहे हैं, कोई जीटीए में नहीं, लेकिन आपने ट्रक लिया है माल को ढोने के लिए, बिजनेस में यूज किया तो इसका आईटीसी मिलता है। ठीक है आगे पढ़ते हैं। जीएसटी पेड ऑन बस सीटिंग कैपेसिटी 14 पर्सन परचेज बाय द कंपनी फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इट्स एम्प्लॉइज फ्रॉम देयर रेसिडेंस टू ऑफिस एंड बैक, 3 लाख रुपए का, 3 लाख रुपए का जीएसटी पे किए हैं। उस पे जो 30 और मोर 13 से ज्यादा वाले, 13 हो या उससे ज्यादा वाले पैसेंजर कैपेसिटी वाला बस है, तो सर इसका हमने क्या बोला, आईटीसी ब्लॉक नहीं है, इसका ऑलवेज आईटीसी मिलेगा, चाहे आप कोई भी यूज कर रहे हो। अगर इतना बड़ा व्हीकल खरीद लिया तो इसका हमेशा आईटीसी मिलेगा, तो ये आपका एलिजिबल आईटीसी है। उसके बाद सर हम क्या पढ़ रहे हैं, जीएसटी पेड ₹80,000 वॉज पेड ऑन जनरल इंश्योरेंस टेकन फॉर A Insurance Limited for motor vehicle for transportation of person for with sitting capacity of 13 or more, including driver, where such used in transportation of stock of the company। मतलब बाबू ये जो हमने बस खरीदी थी ना, इसी बस का हमने इंश्योरेंस लिया, तो उस इंश्योरेंस प्रीमियम पे आने वाला जीएसटी कितना है, 80,000 रुपए, और इसका भी आईटीसी मिल जाएगा, आईटीसी मिल जाएगा। सर आईटीसी मिल जाएगा मतलब सर देखो, अगर अगर आपको इसने व्हीकल का दे दिया है ना, व्हीकल का आईटीसी अगर आपको दे दिया जाता है, चाहे वो कोई कार हो, मान लीजिए कार को आप कहाँ यूज करना चाहते हैं, ड्राइविंग स्कूल के अंदर,
ठीक, अगर इस कार का इन्होंने आईटीसी दे दिया तो इसके रिपेयरिंग का भी आईटीसी देते हैं, इसके इंश्योरेंस पे लगने वाला भी जीएसटी का आईटीसी दे दिया जाता है। तो इसी तरीके से अगर इस इस व्हीकल पे लगने वाले जीएसटी का अगर इन्होंने क्रेडिट दे दिया है तो उसी व्हीकल के इंश्योरेंस पे लगने वाले जीएसटी का भी क्रेडिट दे दिया जाएगा, इस 80,000 का भी जीएसटी दे दिया जाएगा। ठीक ठीक है। ऑल द अमाउंट, चलो, all the amount given above are exclusive of taxes wherever applicable, ठीक है। all the supply referred above is intra-state unless specified otherwise, ठीक है। aggregate turnover of the amount of is not less than rupees 10 crore for the past 3 year, इसका क्या करें अब हम। condition necessary for availment of ITC is fulfilled subject to the information given above. Based on the information given above, choose the most appropriate answer of the following question. ये बात लगभग हर जगह सेम होती है, इस पैरा का कोई मतलब होता नहीं है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए क्या, ये कुछ ज़्यादा ही तेज भाग रहा है। हाँ आ गया सर। सर देखो 21 मिनट्स हो गए, बल्कि हम इतना कट करके पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ आईटीसी दैट कैन बी क्लेम्ड बाय मेसर्स केबीसी इंश्योरेंस लिमिटेड। सर अभी पढ़ाया 3 लाख रुपए का आपका व्हीकल का प्लस 80,000 रुपए का सर क्या आपका उस व्हीकल के इंश्योरेंस का क्रेडिट मिलेगा, इंश्योरेंस का नहीं, इंश्योरेंस पे पेड जीएसटी का क्रेडिट मिलेगा। तो 3,80,000 रुपए का ही क्रेडिट आपको मिल रहा है, हमने आपको बताया था। और जो कार था वो ब्लॉक क्रेडिट के अंदर थी, तो उसका कोई भी आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्लियर? यस सर क्लियर है। और इसका आंसर आएगा 3,80,000। उसके बाद से इसने आपसे पूछा है डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड टू आईपीएल फ्रेंचाइजी। इसका टीओएस हम आपको वहां पे निकाल के बताए हैं, इसका टीओएस हमने आपको निकाल के बताया था, देखो 5 अगस्त। तो इसका आंसर आना चाहिए 5 अगस्त। आइए 5 अगस्त आंसर आना चाहिए। तो सर ये 3,80,000 आंसर है और दूसरा वाला 5 अगस्त आंसर है। 3,80,000 और ये 5 अगस्त आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आगे बढ़े तो सर पूछ रहे हैं हमसे विच ऑफ द फॉलोइंग डिटेल्स आर नॉट मैंडेटरली रिक्वायर्ड टू बी मेंशन्ड इन द इनवॉइस इशूड बाय द कंपनी। मतलब जो आईपीएल का जो इसने इंश्योरेंस किया है ना, उस इंश्योरेंस की इनवॉइस की डिटेल्स लिखी थी। हाँ सर डिटेल्स लिखी थी, उसमें कौन सी डिटेल्स लिखना मैंडेटरी नहीं है, ये अगेन आपको बस लर्न करने वाला पार्ट है, अगर आ गया तो लिख देना है। कौन सी मैंडेटरी नहीं है, तो यहाँ पे इन्होंने बता दिया गया फर्स्ट एंड थर्ड वाली मैंडेटरी नहीं कही जाती है। फर्स्ट एंड थर्ड बोले तो सर आप सीरियल नंबर मैंडेटरी नहीं डालेंगे और एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट आपको मैंडेटरी नहीं है। बट मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जब हम लोग जनरल इंश्योरेंस कंपनी की ऑडिट करते हैं, इवन मैंने जेआईसी की ऑडिट की हुई है, मैंने किस किस की थी, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी की थी और इंडिया एशियन की मतलब की थी। वहां पे इनको ना इनवॉइस का नंबर जरूरी होता है जनरल इंश्योरेंस के हिसाब से, तो सीरियल नंबर भी इसलिए रहता है, पॉलिसी नंबर जिसको आप कह सकते हो, पॉलिसी नंबर भी वहां पे रहता है और किसका एड्रेस है, किसने पॉलिसी खरीदी है वो भी वहां तो रहता ही है। ठीक ठीक है, वहां पे तो मतलब जनरली ये दोनों चीजें दिखती हैं, लेकिन जीएसटी में कह दिया कि भाई इसको डालने की कोई जरूरत नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है कि आप फर्स्ट एंड थर्ड सीरियल नंबर और रेसिपिएंट का एड्रेस डालें। तो बस आप इसको थोड़ा लर्न कर लीजिए इस पार्ट को, और कोई आपके पास भी ऑप्शन नहीं है। इज इट क्लियर? सर क्लियर है। तो देखो यार ये क्वेश्चन करने के बाद हमने लगभग कंप्लीट कर लिया अपना लगभग मैक्सिमम इंपॉर्टेंट प्रोविजंस आपके कवर हो गए, जो आपके जीएसटी में डिस्क्रिप्टिव में आते हैं वो भी। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर लेना। और एक आपको बहुत जरूरी बात बतानी है कि अगर इनकम टैक्स में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, चूंकि टाइम कम है, 40 आवर्स में मैं आपको 40 आवर्स के अंदर 210 प्लस क्वेश्चन का सेम आपको इन डेप्थ, बल्कि यहाँ पे तो मैंने आपको पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन नहीं दिखाई, इन डेप्थ में पिक्टोरियल प्रेजेंटेशंस के साथ आपको मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन करवाता हूं। तो आप मेरा अप्रोच जो पढ़ाने का रहता है यही रहता है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए, 10 दिन पहले भी एग्जाम की प्रॉब्लम आ रही है ना इनकम टैक्स के अंदर, तो ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि हमारे कुछ बच्चे इसको 7 डे में कंप्लीट करते हैं, 7 डेज इंटू 6 आवर। तो देखो तो 42 आवर्स आते हैं, 42 आवर्स आते हैं, तो 40 आवर्स का कोर्स है, तो आराम से बच्चे पढ़ लेते हैं 7 दिन के अंदर अंदर। कुछ बच्चों का खुद का फीडबैक है 7 दिन के अंदर कर लेते हैं। इसमें आईसीआई मॉड्यूल मैंने पूरी करवा रखी है, और आप मे की आरटीपी कर लेना और मे के एमटीपी कर लेना। आपका मुझे लगता है कि मेरे ओपिनियन में, एज पर माय ओपिनियन, इतना बेस्ट स्ट्रेटजी होगी फॉर इनकम टैक्स, क्योंकि बाबू सिर्फ आपका 60 मार्क्स का ही पेपर है।
चैनल सब्सक्राइब, वीडियो लाइक, शेयर सब कुछ कर लेना। अगर आपको बेनिफिट देता है तो औरों को भी ये बेनिफिट पास ऑन करिएगा। टेक केयर, बाय बाय एंड कीप स्टडीइंग।